एक बार की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था मालवा। इस राज्य के राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे। राजकुमारी सुरभि अपने पिता की एक लौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे और हर राज्य का राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखता था। परंतु राजकुमारी सुरभि अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करती थी कि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं मानती थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता इतनी है कि कोई भी पुरुष उसे पाने का हकदार नहीं है। उसने हर विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, चाहे वह किसी शक्तिशाली राजा का पुत्र हो या कोई धनी व्यापारी का उत्तराधिकारी। राजा विक्रम अपनी पुत्री के इस घमंड से बहुत चिंतित हो गए। वह जानते थे कि यदि राजकुमारी सुरभि इसी तरह व्यवहार जारी रखा तो न केवल वह अकेली रह जाएगी बल्कि उसकी सुंदरता और घमंड उसके लिए अभिशाप बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना में उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजकुमार रघुवीर से सहायता ली। एक दिन राजा विक्रम ने दरबार में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री की विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जो कल सबसे पहले हमारे राज्य में आएगा, चाहे वह कोई भी हो, उसका कोई भी पद या स्थिति हो। यह सुनकर राज्य के सभी लोग हैरान हो गए। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि राजा विक्रम, जो अपनी पुत्री की सुंदरता पर गर्व करते थे, ऐसे निर्णय ले सकते हैं। परंतु राजा ने अपना मन बना लिया था। राजकुमारी सुरभि भी इस घोषणा से बहुत नाराज हुई, पर वह कर भी क्या सकती थी। राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अगले दिन राज्य में सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक साधारण लोहार रघु था। राजा के सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा विक्रम ने अपनी घोषणा के अनुसार रघु और अपनी बेटी का विवाह करा दिया। राजकुमारी सुरभि क्रोधित और अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। विवाह के बाद राजा विक्रम ने आदेश दिया कि रघु और सुरभि ये राज्य छोड़ दें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। सुरभि के लिए सबसे बड़ा अपमान था, जो कि एक राजकुमारी थी, अब एक साधारण लोहार की पत्नी बन चुकी थी। उसे इस बात की आदत नहीं थी कि वह किसी की भी पत्नी हो, और वह भी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास ना महल था ना वैभव। रघु अपने छोटे से गांव में एक साधारण जीवन जीता था। उसका काम कठोर था और जीवन संघर्षपूर्ण। राजकुमारी सुरभि, जो कभी रेशमी वस्त्र पहनती थी और नौकरों से घिरी रहती थी, अब खुद अपने हाथों से काम करने के लिए मजबूर थी। उसे खाना बनाना, सफाई करना और लोहार के घर की देखभाल करनी पड़ती थी। प्रारंभ में सुरभि जिस जीवन से घृणा करती थी, उसकी सुंदरता पर जो गर्व था वह धीरे धीरे टूटने लगा था। रघु का व्यवहार सुरभि के प्रति हमेशा विनम्र और देखभाल पूर्ण था। वह उसे कभी डांटता नहीं था, बल्कि उसे शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए नए पहलुओं से परिचित करवाता था। धीरे धीरे सुरभि रघु के साथ अच्छे से रहने लगी। वह देख सकती थी कि उसकी सादगी और परिश्रम में भी एक प्रकार की गरिमा और सम्मान था। कुछ महीनों बाद रघु और सुरभि एक दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां वे दोनों एक खंडहर जैसे घर में रहने लगे। रघु कहीं से कुछ पैसे ले आया और उसने उससे मिट्टी के बर्तन खरीदे और अपनी पत्नी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में लेकर जाओ और बेच के आओ। किसी समय पर वह एक राजकुमारी थी। उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, पर वह कर भी क्या सकती थी, उसे जाना पड़ा। उसके पति ने यह साफ कह दिया था कि यदि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी तो वह सुरभि को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी सुरभि सिर पर बर्तन उठाकर बाजार गई। उसने बर्तन बेचना तो आता नहीं था, दूसरों से नम्र व्यवहार भी करना नहीं आता था। बाजार में बर्तन रखकर वह उनके पास खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे खड़े हुए कुछ ही देर हुआ था कि वहाँ एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने सुरभि से बर्तनों के दाम पूछे। सुरभि ने रूखे स्वर में बर्तनों के दाम बताए तो घुड़सवार लौट पड़ा। मुड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा और घोड़े के पैरों की ठोकर से सब बर्तन फूट गए। घुड़सवार बिना कोई ध्यान दिए वहां से चला गया। अब राजकुमारी सुरभि रोती हुई अपने घर लौटी। रघु आते ही क्रोधित होगा, यह बात सोच सोचकर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। रघु आया तो देखा रो रो कर सुरभि की बुरी हालत हो गई है। उसकी आंखें सूज गई थी। वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन कहा,
सुरभि तुम्हें कुछ नहीं आता, मिट्टी के सभी बर्तन टूट गए हैं, अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा। उसके बाद वे एक दूसरे राज्य में पहुंचे। तब रघु ने सुझाव दिया कि उन्हें वहां काम ढूंढना चाहिए ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। इस नए राज्य का नाम था रत्नगढ़ और यहाँ का राजा एक समझदार और प्रतिष्ठित शासक था। रघु ने महल में काम मांगा और उसे महल के लोहार के रूप में काम मिल गया। वहीं सुरभि को महारानी सुमित्रा के कक्ष में काम करने का अवसर मिला। यह समय सुरभि के लिए और अधिक कठिन थी। जो कभी एक राजकुमारी थी, अब वो किसी और रानी के लिए बिस्तर तैयार कर रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। एक दिन जब वह रानी कक्ष में बिस्तर बना रही थी तो अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। वह उस बिस्तर पर लेट गई और धीरे से सो गई। इसी बीच रानी सुमित्रा अपने कक्ष में आई और सुरभि को अपने बिस्तर पर सोता हुआ देख आग बबूला हो गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की। सुरभि घबरा कर जाग गई और तुरंत माफी मांगने लगी। वह रोने लगी। तभी अचानक रघु महल के अंदर आया, लेकिन वह साधारण कपड़ों में नहीं था बल्कि राजा के समान राजसी पोशाक में था। सुरभि यह देखकर हैरान रह गई। रघु, तुम यह पोशाक क्यों पहने हुए हो? सुरभि ने चौंकते हुए पूछा। रघु मुस्कुराया और बोला, सुरभि, मैं वास्तव में एक साधारण लोहार नहीं हूँ। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और महारानी सुमित्रा मेरी माँ है। हम दोनों के विवाह के लिए यह योजना राजा विक्रम और मेरे पिता मोहन राव ने मिलकर बनाई थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा गर्व टूटे और तुम सच्चे जीवन का अनुभव करो। सुरभि यह सुनकर चकित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रघु जो एक साधारण लोहार था, वह वास्तव में एक राजकुमार था। उसने अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने धीरे धीरे रघु की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंड करती थी अपने सुंदरता पर और इसी घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। रघु ने सुरभि के आंसू पोंछते हुए कहा, सुरभि, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने यह सबक सीख लिया है जो हमें जीवन सिखाता है। असली सुंदरता हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में होती है, ना कि केवल बाहरी रूप में। इसके बाद रघु और सुरभि का जीवन बदल गया। सुरभि अब ना केवल एक सुंदर राजकुमारी थी बल्कि एक समझदार और विनम्र महिला बन चुकी थी। उसने अपने पुराने घमंड को त्याग दिया और रघु के साथ एक नई शुरुआत की। दोनों ने मिलकर राज्य रत्नगढ़ पर शासन किया और सुरभि ने अपनी प्रजा के साथ वही विनम्र और दया का व्यवहार किया जो उन्होंने अपने संघर्षों से सीखा था। इस प्रकार एक घमंडी राजकुमारी का घमंड टूटकर प्रेम और अपने जीवन के सच्चे मूल्य को समझा।